नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। आज के दौर में डेयरी फार्मिंग एक आकर्षक व्यवसाय बनता जा रहा है, जो कि लाखों लोगों को स्वरोजगार दे रहा है। ये एक फलता फूलता कारोबार है, जिसको कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे बढ़ाया जा सकता है। आजकल अनेक लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और कुछ पशुपालक अच्छी आय भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं एक प्रगतिशील पशुपालक दिनेश कुमार, जो उन्नत तरीके से डेयरी व्यवसाय करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में उनके अनुभव। मेरे बड़े भाई अमीचंद जी और मैं, हम दोनों मिलके ये डेयरी फार्म का जो काम करते हैं, इससे हमें काफ़ी अधिक लाभ है। क्योंकि ये जो हम मिलके जो काम कर रहे हैं, इसमें हमारा जो टोटल जो घास होता है दोनों भाइयों का मिलके, ये हम दोनों साथ मिलके कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर मेरे बड़े भाई भी संभालते हैं इस काम को। और जो हमारे पास जो ये गाय हैं वो काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय हैं। जहाँ तक इनके पशुओं के रहने का सवाल है, वो ये कि हमने इनके लिए पक्के शेड बनाए हैं, वेंटिलेशन बनाए हैं। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो हम उसको वेंटिलेशन को खोल देते हैं, और जब सर्दी होती है तो हम उसको बंद कर देते हैं। और इनके लिए हमने अंदर लाइट की सुविधा अच्छी तरह की है। और इनके लिए हम हॉल से बाहर को हमने बरामदा बनाया है, ताकि जो इनके लिए हवा के लिए, जो दिन में पशु बाहर रहें ताकि धूप ना लगे, तो ये बाहर भी हवा में रह सके। दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर आता है। ऐसे में किसान यदि साल भर हरा चारा उगाएं, तो आहार की लागत में कमी तो आएगी ही, साथ ही पशुओं के दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमारे जिन पशुपालक भाइयों को हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो वह पशुओं के आहार में सूखा भूसा और दाना मिश्रण का समावेश कर सकते हैं। हमारे जो पशुपालक भाई अपने घर पर पशुओं के लिए दाना मिश्रण बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अवयवों की मात्रा इस प्रकार से रखनी चाहिए। 100 किलो दाना मिश्रण बनाने के लिए जौ या गेहूं का दलिया 40 किलो, मक्का का दलिया 20 किलो, खली 17 किलो, दाल की चूरी 20 किलो, नमक 2 किलो, खनिज मिश्रण 1 किलो। 2 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए और 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। दाने की मात्रा पशु के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं के आहार में हरा और सूखा चारे के साथ साथ 50 ग्राम खनिज लवण और 30 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। हमारे पास खेत है, उसमें हमने चरी उगाई है। क्योंकि आजकल जो है आपको पता ही है कि तूड़ी का रेट काफ़ी यहाँ तक पहुँचते काफ़ी महंगा हो जाता है। इसलिए हमने चरी उगाई है और हम इनको फीड देते हैं। वो सुबह शाम हम 2 टाइम देते हैं। हमारे साथ मेरा भतीजा है वीरेंद्र कुमार, वो भी यही काम करता है और वो भी गाय की देखभाल करता है। मेरी वाइफ है, उसके मम्मी है, ये हम सब मिल के इनकी देखभाल करते हैं। और साथ में ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा हमने पानी का टैंक बनाया कि हो सके कभी पानी की दिक्कत आए तो हम इससे हमारे को सुविधा मिलती है। डेयरी फार्मिंग में जो बड़ी समस्या आती है, वह है पशुओं में आने वाली घातक बीमारियां। वैसे यदि पशुओं का रखरखाव सही है, तो बीमारियों के आने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी यदि पशुओं में टीकाकरण करा लिया जाए, तो उनमें बीमारियों के आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। हमारे यहाँ पे जो है, अगर पशु हमारे बीमार हो जाते हैं, वैसे तो हमारे वेटनरी वाले हैं वो जब भी कॉल करें हमेशा आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोकल नुस्खे हैं, जैसे पशु को बीमारी हो जाती है तो हम इनको गुलजे भिगो के देते हैं, गुलजे पिलाते हैं और इनको हल्दी देते हैं, हम इनको सूंह देते हैं, तारा मीरा कहते हैं जिसको गुड़ के साथ मिला के। तो ऐसा है, हमें इनका पशुओं का ध्यान खुद रखना पड़ता है, ताकि क्योंकि ज़्यादा आधारित अगर हम डॉक्टर पर रहेंगे, वैसे तो डॉक्टर हमारे वेटनरी वाले हमेशा आते हैं, लेकिन इनके लिए छोटी छोटी बीमारियाँ ऐसी हो जाती है कि उनका ख्याल हमें इनका खुद रखना पड़ता है। और इसका क्या है, इन गायों से जो दूध होता है वो हमारे साथ में जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा दूध जाता है। और इनका जो गोबर होता है वो हमारे खेतों में काम आता है, वो हमारे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा जो
दूध व्यवसाय का जो काम है, इसमें हमारे पास जितना दूध होता है उसके बाद जो हमें इसमें जो फीड का और इनका जो चारे का जो खर्च आता है, उसके बाद ये है कि हमें जो इनसे बचता है उससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है, 20-25 हज़ार रुपये तक आमदनी हो जाती है। इस तरह से जो है ये डेयरी व्यवसाय का जो काम है वो बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि इससे क्या है हमारी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती में जुताई एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि हम बुवाई से पहले अक्सर कल्टीवेटर से ही जुताई करते हैं। ऐसा बार बार करते रहने से खेत में नीचे एक कठोर सतह बन जाती है और उसका सीधा प्रभाव मृदा में वायु संचार और जल धारण क्षमता पर तो पड़ता ही है, साथ ही ऐसे खेतों में कीट बीमारियों के लिए आश्रय स्थल भी बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समस्या से बचने के लिए क्या करें और कैसे करें खेत की गहरी जुताई, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर भारती उपाध्याय से। ग्रीष्मकालीन जुताई एक तकनीक है जो हमें हर 2 से 3 साल पर ये अपनाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है हमेशा रबी फसल के कटने के बाद की जाती है। मेनली अप्रैल से जून के महीना में हम लोग इसकी गहरी जुताई करते हैं, और इस गहरी जुताई के लिए हम लोग मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, जिसको हम लोग मोल्डबोर्ड प्लाव करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए। डिस्क प्याऊ। डिस्क प्याऊ प्राथमिक भूमि तैयारी करने वाला 3 पॉइंट लिंकेज इम्प्लीमेंट है। ये मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक उपयोगी है। कुछ डिस्क प्याऊ में 2 से 4 बॉटम प्याऊ होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर किसान भाई के पास मोल्डबोर्ड प्लाव अगर उपलब्ध नहीं है, उनके पास अगर कल्टीवेटर है, चाहे जो बेल से जोतने वाला जो हल है जो हमारे गांव में उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं, वो अगर भी उपलब्ध है तो उससे भी हम लोग गहरी जुताई कर सकते हैं। और इससे हमको जो कीट टूट का जो समस्या आता है, जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं और हर एक फसल एक ही मिट्टी में हम लोग बार बार खेती कर रहे हैं, तो उसमें कीट की समस्या और बीमारियों की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसका प्रकोप उस जगह में ज़्यादा आने लगता है। और वही हम लोग गहरी जुताई के साथ अगर हम उस खेती को अपनाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। मेनली हमारा जो कीट का समस्या है और बीमारी का जो समस्या है, इसको हमसे मतलब दूर रखता है। ट्रैक्टर चालित सब सॉइलर हल। इस हल में एक हरिस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरिस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारे को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरिस के निचले भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। और इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जो ग्रीष्मकालीन जुताई अगर हम करते हैं तो मेनली ये जो हमारा मिट्टी को जो पलटता है, 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को फरो स्लाइस को पलटता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी नीचे कीड़े मकोड़े के जो भी लार्वे, अंडे, इल्ली जो भी रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और कड़ी धूप में वो सब मर जाते हैं। साथ ही साथ खरपतवार के बीज जो नीचे रहता है वो भी ऊपर आ जाता है और उसका मतलब लायबिलिटी उसका घट जाता है और समय के साथ वो नष्ट हो जाता है। और ज़्यादातर खरपतवार क्या होता है कि 5 से 10 सेंटीमीटर के सतह में ही रहता है, और जब हम मिट्टी को पलटते हैं वो बीज सब खरपतवार का नीचे चला जाता है, जिसके कारण उसका अंकुरन नहीं हो पाता है और समय के साथ वो नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ मिट्टी को जो हम पलटते हैं तो वो मिट्टी का जो कटाव होता है वो समय के साथ बच जाता है, मिट्टी का कटाव कम होता है। ये रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कम से कम 60 से 65% हमारा मिट्टी का कटाव भी बच जाता है। साथ ही साथ जब मिट्टी का हम लोग पलटते हैं, बड़ा बड़ा उसमें क्लॉड्स रहते हैं, समय के साथ वो भुरभुरा हो जाता है और उस मिट्टी का मतलब जो जल संरक्षण जो कैपेसिटी होता है मिट्टी का वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ मिट्टी का संरचना भी बढ़ जाता है। और इसमें एक दूसरा फ़ायदा हमको मिलता है
कि जो फसल का अवशेष रहता है, चाहे खरपतवार जो भी जड़ रहता है, वो समय के साथ वो सड़ने लगता है। सड़ के उस मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो बढ़ जाता है और मिट्टी का उपजाऊ शक्ति समय के साथ बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग को इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आप हर साल नहीं कर पाते, नियमितः अगर हम हर साल कर लेते तो बहुत अच्छा। अगर किसान भाई खेत में ग्रीष्मकालीन अगर कोई फसल लगाते हैं तो हर 2 साल से 3 साल में ज़रूर अपनाएं। साथ प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास की बुआई का समय अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो गया है। जड़ गलन की समस्या वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिलाएं। बिजाई के लिए उन्नत किस्में जैसे RG 8, RG 18, HD 123, RG 542 के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बीज के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। सरसों फसल की कटाई ध्यान पूर्वक कर फसल का उचित भंडारण करें। देसी कपास के खेतों में जड़ गलन का प्रकोप अधिक हो तो उन खेतों में बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी में मिला देवें और साथ में ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम जैव या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। जिन किसान भाइयों की गन्ने की नई फसल लगभग 45 दिनों की हो चुकी हो वे इस समय पहली सिंचाई लगावें और सिंचाई के तुरंत बाद फसल को अगेती तना छेदक कीट से बचाने के लिए पौधों के साथ साथ फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम अथवा क्लोरोपाइरिफास 10 जी कण 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जायद मूंग की फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। किन्नों के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रस सिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधे की नई पत्तियों और कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए थायोमिथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी अथवा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा मिथाइल ओडिमेटान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा डाइफेंथुरोन 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। प्रदेश में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा होती है वे जायद के मौसम में कम समय में होने वाली फसलों में मूंग और उड़द लेते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंग और उड़द की बुवाई कर दी है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोग लगते हैं। तो आपकी फसल में अगर किसी रोग या कीट की समस्या आए तो आप नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर अनिल कुर्मी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और बुआई बहुतायत क्षेत्र में की जाती है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग और में बहुत सारे कीट एवं रोग आते हैं जिनसे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वह है येलो मोजेक या पीला मोजेक। इस रोग का लक्षण है कि आपको खेत में आपके जो मूंग के जो पौधे हैं उनकी प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का प्रकोप नई पत्तियों पे होता है। नई पत्तियां पीली दिखाई पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे यह रोग पूरे पौधे में फैल जाता है जिससे उसमें ना तो फूल बनते हैं और ना फल बनते हैं। इस रोग का जो फैलाव है ये कि छोटे से कीट के द्वारा होता है जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। यह सफ़ेद मक्खी देखने में हल्के पीले रंग का होता है तथा इसके यदि साइज़ की बात करें तो 1 से 1.5 mm इसकी साइज़ होती है। तो यह कीट क्या करता है कि जब एक ग्रसित पौधे का रस चूसता है और फिर ग्रसित पौधे से वो स्वस्थ पौधे के रस चूसने के लिए जाता है तो यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस कीट का नियंत्रण करें। उस कीट के नियंत्रण के लिए
या तो आप अपने खेत में LOST की ट्रेप, पीले कलर की ट्रेप लगा सकते हैं, चिपचिपी ट्रेप। इन ट्रेपों का उपयोग करने से क्या होता है कि यह जो सफ़ेद मक्खी कीट है यह पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है। तो जो आपके चिपचिपी ट्रेप हैं उनमें ग्रीस या कोई चिपकने वाली चीज़ लगा देते हैं, जिससे यह कीट उसकी तरफ आकर्षित होकर उसमें चिपक जाता है और उससे वह मर जाता है और इस रोग का फैलाव कम हो जाता है। आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह कीट आसानी से नियंत्रित हो जाएंगे और रोग का फैलाव कम हो जाएगा। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण रोग है वो है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा। इस बीमारी में क्या होता है कि जो पौधे की सर्वप्रथम पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और ये इन धब्बों के चारों तरफ एक कत्थई रंग की बाउंड्री होती है। ये धब्बे जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह धब्बे धीरे धीरे फैल जाते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, जिससे पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, पत्ती सूख जाती है और पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाजिम 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस रोग से आपको नियंत्रण मिल जाएगा। और मूंग का चौथा महत्वपूर्ण रोग है वो है एंथ्रेक्नोज। इस रोग का लक्षण यह है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं वो तथा इनकी जो धब्बे की जो बाउंड्री है वो नारंगी कलर की लाल रंग युक्त होती है और यह धब्बे प्रारंभिक अवस्था में छोटे छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है ये धीरे धीरे फैलना प्रारंभ कर देते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब पत्ती पूरी कवर हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, पत्ती सूख के गिर जाती है और पौधा आपका बगैर पत्तियों का हो जाता है और सूख जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बनडाजिम जो 50% के रूप में आता है, कार्बनडाजिम की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। फसल में रोग या कीटों का प्रकोप जब हो जाता है तो दवाओं पर खर्चा बढ़ता है और दवाओं के प्रयोग के बावजूद भी फसल से मिलने वाली उपज में थोड़ी कमी आ ही जाती है। इसलिए एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन अपनाएं, जिससे फसलों में रोग आए ही नहीं। समन्वित नियंत्रण की बात करें तो इन सभी रोगों के समन्वित नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम हमें जो बीज का चुनाव करना है वो स्वस्थ बीज होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह बीमारी आई है उन क्षेत्रों का बीज दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, नए और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रतिरोधक प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तीसरा, संतुलित मात्रा में जो आपके रसायन हैं, जो आप खाद उपयोग कर रहे हैं उनकी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। साथ में ही आपका जो खेत है वो पूर्ण तरीके से साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। 5वीं बात, इसमें जो सिंचाई है वो संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अधिक सिंचाई, अधिक पानी के कारण भी ये रोग अधिक मात्रा में फैलते हैं। तो इन सभी बातों का यदि किसान भाई ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इन रोगों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बंकी, जिला करौली के मुनी राज ने। आपने मक्का के बीज उपचार के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जैसे कि अभी मक्का का ये सीज़न हो गया, बिजाई का समय आ गया है। किसान भाई ये बीज उपचार को कई बार सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बीज उपचार ही सबसे ज़रूरी, पहला जो उनका स्टेप है बिजाई से पहले का, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियाँ जो बीज मिट्टी के अंदर होता है और इसको हम डैम्पिंग ऑफ भी बोल देते हैं, अंगमारी और जो ब्लाइट वगैरह आते हैं, तो उससे बचाने के लिए एक दवाई आती है थायरम के नाम से, जिसका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम बीज उपचार कर सकते हैं। बहुत से जो हाइब्रिड हैं मक्का के, उनका बीज उपचारित ही आता है। अगर किसी ऐसी दशा में उपचारित बीज नहीं है तो वो थायरम का प्रयोग जरूर करें, फफूंदनाशक का। और इसके अलावा अगर एक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड, जिसका 7 ml प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें। इसके अलावा एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि एक ट्राइकोडर्मा फफूंद आती है जो कि
बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं जिसको। कुछ किसान भाई जैसे ये चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें या ऑर्गेनिक उपचार करें, तो ट्राइकोडर्मा बाज़ार से अब उपलब्ध हो जाता है आसानी से। और ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ भी हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं जो भी उपलब्ध हैं, परंतु ज़्यादा पुरानी पैकिंग ना हो। और इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए खेत में या तो वो बीज उपचार कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से, या फिर खाद तैयार कर लें। ये एक जीव है ट्राइकोडर्मा, जिसको खाद में मिलाएं, गोबर की खाद है, पुरानी गली सड़ी खाद ले लें, सूखी खाद, और इसके अंदर 250 से 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला दें। और पूरी खाद 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल खाद में 250 से 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के इसको थोड़ा ढक दें, 7 से 8 दिन या 10 दिन तक इसको ढक के रख दें। इससे क्या होता है कि ढकने से और 7-8 दिन रखने से ये ट्राइकोडर्मा की जो जीव है ये अपने आप को अंदर इसमें खाद में मल्टीप्लाई करेगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। और फिर इसको जो 10 दिन बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा, खेत में बिजाई के वक्त आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और मिट्टी में मिलाने का इसका जो रेट है 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस खाद को मिलाएं, जिससे कि ट्राइकोडर्मा की जो संख्या है, पॉपुलेशन की बात करें, वो इतनी अच्छी हो जाती है कि जो मक्का को प्रभावित करने वाले फफूंदी है, जिसको राइजोक्टोनिया जो बाद में बीमारी लेके आती है, जो ज़मीन में पाई जाती है, उसको ये डायरेक्ट मारता है। उसको इसके अंदर ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण है कि ये फफूंद दूसरी फफूंद को मारता है। तो किसान भाई ये दोनों तरह का केमिकल वाला भी फफूंद नाशक का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए, या फिर इसमें अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं ट्राइकोडर्मा का भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएसबी भी आता है, फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका भी प्रयोग वो खाद में मिला के कर सकते हैं। देखिए बीज उपचार वैसे तो कई वैराइटीज़ हाइब्रिड्स का वो उपचारित आता है, अगर नहीं आता है तो उसको एक तो ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें, दस्ताने, जो कि आसानी से मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं। और जितनी मात्रा बताई गई है, रिकमेंड की गई है, उतना ही मात्रा का प्रयोग करें बीज उपचार के लिए। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे कौन कौन से हैं? वह इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेत में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग व कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।